हेलो, जय हिंद दोस्तों हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। आज 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 4 कृषि। दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे दोस्तों यूपीएससी लेवल का हो, उसमें जो जीके आती है वो मोस्टली जीके एनसीईआरटी से आती है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये सीरीज शुरू की है नोट्स के रूप में। यदि किसी को पूरी बुक पढ़नी है तो वीडियो रोककर बुक पढ़ सकता है। जिसको नोट्स चाहिए दोस्तों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। बिल्कुल जैसे दोस्तों मैंने पढ़ी है वैसे ही आपको मिलेगी ये। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 2/3 जनसंख्या किस कार्य में लगी? कृषि कार्य में लगी भारत में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। ठीक है, इसमें जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो पुराने औजार होते हैं। जैसे लकड़ी का हल है, हल, डाव, खुदाई के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। परिवार के लोग या समुदाय के लोग काम कराएं इसमें। दोस्तों यह कौन सी कृषि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो आदिमानव करते थे, वही कृषि है। चलिए आगे देखते हैं। यह है कीर्तन दहन। दोस्तों गहन कृषि कैसी है? कीर्तन दहन कृषि बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे आदिम कृषि बोलते हैं। कीर्तन दहन स्लेश एंड बर्न कृषि। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किसान है कोई, जमीन के टुकड़े को साफ करता है। 4 से 5 साल तक यहाँ पर कृषि करता है, फिर इसको छोड़ देता है। छोड़ने के फिर आगे टुकड़े को साफ करता है, फिर यहाँ पर कृषि करता है। इस प्रकार 4 से 5 साल यहाँ कृषि करता है, फिर आगे चलता है दोस्तों। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है तो वापस इस जमीन पर वापस आ जाता है कई सालों में। इस प्रकार यह इसे कहते हैं झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न कहते हैं, कीर्तन दहन कहते हैं। एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसा भी आ सकता है, ध्यान रखना। अनाज उगाया जाता है, खाद्य फसलें मोस्टली उगाई जाती हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस टुकड़े को छोड़कर आगे कृषि करने चला जाता है। बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 100% बनता है आपका। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामुल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में क्या कहा जाता है? और अंडमान निकोबार में क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। किसको? स्थानांतरण कृषि को या झूम कृषि को। आगे है झूम कृषि या कीर्तन दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि। मैक्सिको में और अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुको। ब्राज़ील में रोको यानी बाजी को रोको। अफ्रीका में मसोलो यानी अफ्रीका में जो मसाले हैं फ्री में मिलते हैं। ट्रिक है फ्रेंड्स, या अमेरिका में मसाले फ्री में मिलते हैं यानी मसोलो। इंडोनेशिया में क्या है? लदांग। यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हो आप। जब अंग्रेज भारत में राज करते थे तो अंग्रेजों ने इंडियन लोगों पर क्या लाद दिया था दोस्तों? बोझ लाद दिया था। लाद, लदांग, इंडियन, इंडोनेशिया, लदांग। वियतनाम में रे। रे रे आप बोलते हैं भाषा में, अरे तुम्हारा क्या नाम है? रे वियतनाम। क्या नाम है? वियतनाम, रे। इस प्रकार ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? बेवर कहते हैं। और दहिया, मध्य प्रदेश में बेवर, दहिया। आंध्र प्रदेश में पांडु, अच्छा पिंडा। उड़ीसा में पामाडा बी या कोमा या बरिंगा। पश्चिम घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। हिमालय क्षेत्र में खिल। झारखंड में कुरवा। और पूर्वी प्रदेशों में झूम कृषि कहा जाता है दोस्तों। कौन से पूर्वी प्रदेश आएंगे? जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन प्रदेशों में क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। वाल्टरे कहा जाता है राजस्थान में। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकता है 100%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डाटा बिल्कुल 2022-23 का ओरिजिनल डाटा है और ये कोई दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं हो काट दे। आगे चलते हैं। गहन जीविका कृषि
कौन सी है? गहन जीविका कृषि, जहाँ भूमि कम होती है, जहाँ भूमि क्या होती कम होती है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन कृषि है, इसमें अधिक उत्पादन लिया जाता है, भूमि कम होती है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह कृषि मोस्टली कहाँ की जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में कृषि की जाती है। यानी ज़मीन थोड़ी होती है, कृषि उस पर ज़्यादा की जाती है, बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है इस पर। आगे आगे है, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। किसका होता है? जनसंख्या का। यानी दोस्तों आप बताइए, आप तब भूमि कम, जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर कौन सी की जाती है? गहन कृषि। वाणिज्य कृषि, आधुनिक निवेशों, अत्यधिक पैदावार देने वाले बीजों, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कहाँ से? वाणिज्य कृषि से। यानी इसमें उच्च क्वालिटी के बीज, उच्च क्वालिटी के रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और अच्छी पैदावार ली जाती है। हरियाणा, पंजाब, दोस्तों हरियाणा वाले खुद ध्यान रखें, हरियाणा पंजाब में चावल क्या है? एक वाणिज्य कृषि है। हरियाणा पंजाब में चावल क्या है? एक वाणिज्य कृषि है। लेकिन यही कृषि यदि उड़ीसा में जीविका है, दोस्तों उड़ीसा में जीविका है, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में, बिहार में एक जीविका कृषि है। जीविका का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जीविका का इसका मीनिंग होता है कि जिसका अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए जिस फसलों को उगाया जाता है। आगे है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि का दूसरा नाम क्या है? वाणिज्य कृषि है। कितना क्षेत्र में बोई जाती है? लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है। आगे है भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना केवल कैसी फसलें? रोपण फसलें हैं। यानी वाणिज्यिक फसलें बोलो, रोपण फसलें बोलो, बात बराबर है। भारत में कौन सी हैं? ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। रबड़, केला ध्यान रखियो, गन्ना, रबड़, कॉफी, चाय भारत में कैसी फसलें हैं? रोपण कृषि की फसलें हैं। आगे है असम, उत्तरी बंगाल में चाय। असम में और उत्तरी बंगाल में क्या उगाई जाती है? चाय। कर्नाटक में कॉफ़ी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कर्नाटक में क्या होती है? कॉफ़ी। मुख्य फसलें हैं। इनको क्यों उगाया जाता है फ्रेंड्स? इनको वाणिज्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उत्पादन बिक्री के लिए उगाई जाती हैं। जो बिक्री के लिए उगाई जाती हैं वो वाणिज्य होगी, उनसे सीधा पैसा मिलता है, इसलिए वाणिज्य फसलें बोला जाता है इनको। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। भारत के दक्षिण भाग में केले को रोपण कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तीन छह ऋतुएं हैं। दोस्तों भारत में कितनी? छह का मतलब दोस्तों कृषि। भारत में कितनी कृषि ऋतुएं हैं? भारत में कृषि ऋतुएं 3 हैं। कौन सी हैं फ्रेंड्स? आपको एग्जाम में दिया मिल सकता है कि भारत में कितनी 6 ऋतुएं हैं। 6 का मतलब कृषि है, कृषि मतलब 3 ऋतुएं हैं। कौन सी 3 ऋतुएं? रबी, खरीफ, जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। ग्रीष्म फसलों को उगाया जाता है अप्रैल से जून तक। जो ग्रीष्म फसलें कब बोई जाती हैं? अप्रैल में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी की फसलें हैं। फ्रेंड्स, गेहूं सबको पता है, जौ सबको पता है, चना पता है, लेकिन दोस्तों मटर ध्यान में रखना, मटर किसकी फसल है? एक रबी की फसल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। यानी दोस्तों जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है वो जड्डों में वर्षा होती है। किससे होती है? शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। खासकर कहाँ पर होती है? हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में होती है। हरियाणा वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके ये। आगे है खरीफ फसलें। देश के विभिन्न
क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, कब उगाई जाती हैं जो खरीफ फसलें हैं? मानसून के आगमन पे, यह ध्यान रखना हो यहाँ पर। सितंबर अक्टूबर में, कब दोस्तों? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। कौन सा महीना? 10वां 11वां महीना में काट ली जाती हैं। आगे है, इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए आप कौन सी हैं। मक्का दोस्तों, आपने देखा रबी में नहीं था, रबी में क्या थी? मक्का। M4 मक्का किसमें? खरीफ में। M4 मटर, मटर किसमें? रबी में। और मक्का खरीफ में। ध्यान रखेंगे इस बात को। तूर या अरहर, मूंग, उड़द, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, कैसी फसलें हैं ये? खरीफ की फसलें हैं। कौन? सोयाबीन, मूंग, तूर, जूट, मूंगफली, उड़द। जूट और कपास एक जैसी होती हैं, इनको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। आगे है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ओस किसकी फसल है, अमन किसकी है, बोरो किसकी है। तीनों फसल किसकी हैं? तीनों के तीनों नाम किस फसल के हैं? चावल की उपज, चावल की किस्म है उसके नाम हैं किसके? चावल या धान बोल सकते हैं। उसकी किस्में हैं कौन सी? ओस, अमन, बोरो। कहाँ पर उगाई जाती हैं तीनों फसलें? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। आगे है, रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहते हैं। फ्रेंड्स ये रबी है और ये खरीफ है। इन दोनों के बीच में जो फसल बोई जाती है इसे क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। दोस्तों किस ऋतु में होती है? गर्मियों में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। जो जायद है की फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूजा, खरबूजा, तरबूज, याद रखियो, खरबूजा, तरबूज, खीरे, सब्जी, चारा वाली फसलें। ये कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष लगता है। यानी गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष लगता है। आगे चलते हैं, चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। लेकिन हरियाणा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं है। ये पश्चिम बंगाल पूछा जाए, बिहार पूछा जाए तो चावल होगा। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का क्या है? उत्पादक देश है। यानी दोस्तों विश्व में चावल का नंबर 1 उत्पादक कौन है? चीन है। नंबर 2 कौन है? भारत है। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं कि चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जो चावल है इसके प्रमुख क्षेत्र ये हैं, गौण बाकी सारा है। प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर दोस्तों असम, तटीय प्रदेश, ये मुख्य उत्पादक हैं। नंबर 1 उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है इसमें। आगे है, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चावल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए चावल के लिए। और वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए। लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे उगाया जाता है? सिंचाई करके उगाया जाता है। औसत वर्षा दोस्तों हरियाणा में 45% होती है, लेकिन उगाया जाता है चावल कैसे? सिंचाई करके। आगे है, गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। भारत की पहली खाद्यान्न कौन सी? चावल है। दूसरी कौन सी है? गेहूं है। लेकिन हरियाणा में गेहूं पहला नंबर पे है, चावल दूसरा पे है खाद्यान्न फसलों में। आगे है, रबी की फसलों को उगाने के लिए शीत ऋतु में दोस्तों जब गेहूं पकती है तो उसमें धूप की आवश्यकता होती है। दोस्तों गेहूं के लिए कितनी वर्षा चाहिए? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। चावल के लिए कितनी चाहिए? 100 से अधिक। गेहूं के लिए 75 से 100 के बीच, याद रखियो। आगे है,
गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो प्रमुख क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी। यानी दोस्तों दक्कन का पठार की काली मिट्टी और गंगा सतलुज का मैदान गेहूं उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे है मोटे अनाज। मोटे अनाज दोस्तों 2023 को मोटे अनाज के रूप में वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, WTO के द्वारा, और भारत ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है। 2023 वर्ष को क्या वर्ष, कौन सा वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाजों का वर्ष। ध्यान रखें एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। फ्रेंड्स, आपसे ऑप्शन में दिया मिलेगा कि कौन सा मोटा अनाज है। ज्वार, बाजरा, रागी। ध्यान रखेंगे 3 मोटे अनाज हैं भारत में, ज्वार, बाजरा, रागी। मोटा अनाज, इनके मोटा अनाज कहा जाता है दोस्तों, परंतु इनमें पोषक तत्व अत्यधिक होते हैं। यानी जो मोटे अनाज हैं इनमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रागी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा दोस्तों, उसके साथ साथ कैल्शियम भी है। लोहा और कैल्शियम दो प्रमुख हैं किसमें? रागी में। और अन्य तो बाकी है, कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों देश की पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। दूसरी कौन सी है? गेहूं है। तीसरी कौन सी है? ज्वार। यहाँ पर बाजरा नहीं है, ज्वार है, याद रखें, ज्वार। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, अधिकतर क्षेत्रों में उगाई जाती है, सिंचाई से की पूर्ति की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे नंबर 1 उत्पादक कौन है ज्वार में? महाराष्ट्र। नंबर 2 कर्नाटक। नंबर 3 आंध्र प्रदेश। दोस्तों महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में भी नंबर 1 है। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 है। आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स बाजरा। यह बलुआ और उथली मिट्टी में उगाया जाता है। बलुआ मिट्टी, उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान नंबर 1 है बाजरा के उत्पादन में। आगे रागी। रागी प्रदेश की फसल कैसी है? शुष्क है। जैसे बाजरा शुष्क है, ज्वार शुष्क है, ये मोटे अनाज हैं, ये शुष्क होते हैं सब के सब। ये ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। रागी एक क्या है? शुष्क फसल है, लाल काली बलुआ मिट्टी में उगाई जाती है। प्रमुख उत्पादक कौन सा रागी का? फ्रेंड्स कर्नाटक। कर्नाटक किसका? रागी का और कॉफी का। मक्का। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है? मक्का। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। यह ध्यान रखेंगे, मक्का कैसी फसल है? खरीफ की। यानी दोस्तों मक्का किसके साथ? कपास के साथ बोई जाती है अपने हरियाणा में। आगे चलते हैं दोस्तों, मैप में देख सकते हैं कि कहां पर उगाई जाती है गेहूं। चलिए आगे करते हैं। मक्का। मक्का के लिए फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मक्का उगाने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 21 डिग्री सेल्सियस। और 21 से लेकर 27 तक, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है 21 से 27 तक तापमान किसके लिए चाहिए? मक्का के लिए। 21 से 27। अच्छा, मिट्टी पुरानी रोड में चलेगी। कुछ राज्यों में मक्का रबी की फसल में उगाया जाता है दोस्तों। रबी में कुछ राज्य हैं जहां पर मक्का को रबी की फसल के साथ भी उगाया जाता है, लेकिन मुख्य फसल कौन सी है? खरीफ की है दोस्तों। कर्नाटक नंबर 1 है मक्का के उत्पादन में। मध्य प्रदेश, तेलंगाना मक्का के उत्पादक प्रमुख हैं दोस्तों। कर्नाटक 3 नाम लिया है, रागी, कॉफी, मक्का में नंबर 1 है। बिहार में मक्का कैसे फसल है दोस्तों? रबी की फसल है, ध्यान रखेंगे। आगे है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दोस्तों दालों को पैदा करने वाला भारत विश्व में नंबर 1 पे है। और दोस्तों उपभोक्ता भी नंबर 1 है। यानी दोस्तों जितना उत्पादन करता है भारत उतना ही खा जाता है। शाकाहारी खाने में दालों में सबसे अधिक, दोस्तों दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। शुष्क हैं
उनमें दालें, दालों के साथ साथ और क्या उगाया जाता है? शुष्क में ज्वार, बाजरा और मक्का, रागी, ये शुष्क प्रदेशों में उगाए जाते हैं। आगे फलीदार फसलें, फलीदार में कौन सी हैं? ये फसलें सब फलीदार हैं, ध्यान रखेंगे आप। कौन सी? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये क्या फसलें हैं? फलीदार फसलें हैं। फलीदार फसलों को कहाँ उगाए जाते हैं? शुष्क परिस्थितियों में उगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फलीदार फसलें हैं सभी के सभी क्या? नाइट्रोजन। फ्रेंड्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन, सभी की सभी नाइट्रोजन वायुमंडल से लेती हैं और ज़मीन में छोड़ती हैं। लेकिन अरहर ऐसा काम नहीं करती है। अरहर अरहर अपने आप ज़मीन से नाइट्रोजन लेती है और वायुमंडल में छोड़ती है, यानी उल्टा काम कर रहा है इनोरा का अरहर, याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी दलहन फसल है जो देने की बजाय लेती है? कौन सी है? अरहर। आगे है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्न। गन्ना, गन्ना कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ने के लिए तापमान कितना चाहिए दोस्तों? मक्का और गन्ना दोनों के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 27, याद रखेंगे। मक्का गन्ना देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा मक्के के लिए 21 से 27, गन्ने के लिए भी 21 से 27। और दोस्तों गेहूं के लिए, गेहूं और गन्ना, गैप और गन्ना, गैप और गेहूं, गेहूं दोनों के लिए वर्षा सेम चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन गन्ना कैसा है? एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं कैसी है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इनमें अंतर है, देख लीजिए आप। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी गन्ने के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 है, दूसरा नंबर पे भारत है। चीनी, गुड़, खांडसारी बनाई जाती है, शीरा बनाया जाता है इससे, किससे? गन्ने से। दोस्तों गन्ने के उत्पादन में भारत में पहला नंबर कौन है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे आता है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था, ये हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक है। यानी हरियाणा की कैसी फसल? ये वाणिज्य फसल में आती है, और चावल भी क्या एक वाणिज्य फसल है। हरियाणा में गन्ना एक वाणिज्यिक फसल के रूप में आती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे है तिलहन। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य देश था। इन दोस्तों तिलहन में नंबर 1 कौन है? चीन। नंबर 2 भारत। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा, इन दोस्तों तोरिया के उत्पादन में भारत कैमा स्थान पे? तीसरा पे। पहला पे कौन? कनाडा। दूसरा पे कौन? चीन। ठीक है। आगे देश में कुल बोए क्षेत्र का 12% तिलहन उगा। इन दोस्तों एक साफ कर लेते हैं एक बार, चलिए देखते हैं। देश में कुल क्षेत्र पर बोई जाए फसलें, इनमें तो दोस्तों 12% पर कौन सी फसलें बोई जाए हैं? याद रखेंगे 12% पर बोई जाती हैं कौन सी? तिलहन। याद रखेंगे कौन सी 12% पर तिलहन बोई जाती हैं। तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तिलहन, मूंगफली, इधर आपने फलीदार देखी थी, इधर देखें तिलहन। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली तिलहन है। याद रखेंगे दोस्तों फलीदार और तिलहन, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तिलहन में आती हैं दालें, फलीदार में आएंगी सब दालें, अरहर को छोड़कर नाइट्रोजन देती हैं, लेकिन तिलहन में आएंगी बाकी सब, जैसे मूंगफली जिससे तेल निकाला जा सकता है। आगे है मूंगफली खरीफ की फसल है। ठीक है, मूंगफली कैसी खरीफ की फसल है? देश में मुख्य तिलहनों में से कुल आधा उत्पादन, दोस्तों आधा देश में तिलहन 12% हुए हैं। 12 मतलब 6% किसकी है? मूंगफली। मूंगफली कैसी है? खरीफ की फसल है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के अन्य उत्पादक हैं। अन्य तो छोड़ो दोस्तों, अन्य कोई नहीं पूछता, मेन ये रखिए याद, कौन सा? गुजरात। अच्छा अलसी,
सरसों रबी की फसल है। अलसी, याद रखिए कौन सी फसल है रबी की, रबी सरसों के साथ बोई जाती है। तिल, उत्तरी भारत में तिल है जो दोस्तों अपना उत्तरी भारत में तो कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। लेकिन दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको रबी की फसल मिलेगी। कौन, तिल, तिल रबी की फसल है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में रबी की फसल तिल, उत्तरी भारत में कैसी है, खरीफ की फसल, याद रखेंगे। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं दोस्तों। एक अरंडी है या कैसी है, या दोस्तों अरंडी दोनों प्रकार की है, रबी भी और खरीफ भी। अरंडी को डंडी मारो दोनों तरफ बाजेगी। आगे है चाय। चाय खेती के रोपण कृषि में आती है, ठीक है। रोपण कृषि का उदाहरण है चाय। यह एक पेय पदार्थ है। इसकी शुरुआत अंग्रेजां ने की थी। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। जलवायु ह्यूमस चाहिए, गहरी मिट्टी चाहिए, जीवाश्म चाहिए और दोस्तों ढलवां भूमि चाहिए। यानी दोस्तों इसकी जड़ा में पानी नहीं रुकना चाहिए, या यदि जड़ा में पानी रुक गया तो क्या जाएगा, चाय का पौधा गल जाएगा। यह बात कही है। और एक गाना भी है भाई, देश में चाय और शराब छोड़ के अंग्रेज। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा, यानी दोस्तों पूरा साल वर्षा होनी चाहिए। कड़ा चाय के लिए बौछारों वाली क्या तो होनी चाहिए, ताकि इसकी कोमल पत्तियां हो जाएं, उन पत्तियों से चाय बनती है। एक श्रम प्रदान है। कैसे श्रम प्रदान फ्रेंड, इसमें जो पत्तियां हैं और जो निराई गुडाई है, सबका सब काम हाथ से किया जाता है, इसलिए इसमें अधिक श्रम की जरूरत होती है। आगे है चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में। चाय कहाँ कहाँ होती है, असम, बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में होती है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और असम में कौन सी फसल होती है, चाय। और दोस्तों नीचे दक्षिण भारत में जाओगे तो तमिलनाडु और केरल में चाय होती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। इन दोस्तों पहला नंबर पर कौन, वही चीन, चाय में चीन, दूसरा पर कौन, भारत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये चाय के पौधे उगाए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चाय के पौधे उगाए गए हैं दोस्तों। ये नीचे वाले चाय के पौधे, ऊपर और वृक्ष हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये औरत चाय की पत्तियां तोड़ते हुए हैं, दिखाया गया है यहाँ पर। इस प्रकार सारा काम हाथ से किया जाता है। आगे है कॉफी। देश में अरेबिका, फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, अरेबिका किसकी किस्म है, तो किसकी किस्म है दोस्तों, कॉफी की। आरंभ में दोस्तों सबसे पहले कहाँ कृषि की जाती थी, अरेबिका किस्म की यमन देश से लाई गई है भारत में। यानी यमन देश से भारत में आई, क्या आई दोस्तों, अरेबिका किस्म किसकी, कॉफी की। दोस्तों इसकी क्या शुरुआत है, जो हरियाणा में, भारत में शुरुआत की गई कॉफी की, तो कहाँ से की गई थी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटक में, याद रखेंगे। आगे है नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ भी क्या उगाई जाती है, कॉफी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कॉफी के प्रमुख उत्पादक हैं। नंबर 1 आता है कर्नाटक, नंबर 2 पर केरल, नंबर 3 तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियाँ और बाबा बुदन की पहाड़ियों में क्या उगाई जाती है, कॉफी। बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले उगाई गई थी। आगे है भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दोस्तों फिर वही प्रश्न नंबर 1 कौन है, चीन के, पहला नंबर चीन सब्जियां में, बागवानी फसलों में, और दूसरा भारत फल और सब्जियां दोनों पूछा है। पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर प्यारा भारत। आगे है भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फलों का उत्पादक है। दोस्तों भारत में उष्ण शीतोष्ण दोनों प्रकार के फल उगाए जाते हैं। दोस्तों उष्ण में आ गए आम, शीतोष्ण में दोस्तों आपकी जो ठंडी फसलें जैसे सेब है, खुबानी है, अखरोट है, दोस्तों ये ठंडी में होते हैं। हमारे ये कहाँ उगते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, इन क्षेत्र में उगाए जाते हैं मोस्टली। पश्चिम बंगाल के आम, दोस्तों पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर मेघालय के संतरे, नागपुर के संतरे दोस्तों बहुत प्रसिद्ध हैं, साथ में चेरापूंजी के भी संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे
मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले। हाँ दोस्तों, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में केले उगाए जाते हैं। बिहार की लीची दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला? जीआई टैग मिला है बिहार की लीची को। मेघालय के अनानास दोस्तों, मेघालय के अनानास को भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगे है महाराष्ट्र के अंगूर दोस्तों, इनको भी टैग मिला हुआ है। आगे है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती दोस्तों, ये कैसे पौधे हैं? शीतोष्ण। खुबानी अखरोट विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं जम्मू कश्मीर के। आगे है अखाद्य फसलें, यानी जो खाई नहीं जाती हैं। रबड़ एक वाणिज्य फसल है। कहाँ पर उगाई जाती है? भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में। यानी दोस्तों ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र यहाँ पर उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसको अधिक पानी की जरूरत होती है, अधिक तापमान की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर उगाई जाती है रबड़। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र इसके लिए मेन है। यानी भूमध्य रेखा के 10 उत्तर 10 नीचे उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान वाले नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रबड़ के लिए कितनी वर्षा चाहिए? 200 सेंटीमीटर। तापमान चाहिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर। दोस्तों चावल के लिए भी तापमान 25 चाहिए, लेकिन वर्षा दोस्तों 100 से 200 तक चलेगी, लेकिन रबड़ के लिए 200 से ऊपर चाहिए। आगे है इसके मुख्य रूप उत्पादक कौन से हैं? केरल नंबर 1 है किसमें? रबड़ में। तमिलनाडु उसके बाद, अंडमान निकोबार, मेघालय की गारो। याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया था एक बार, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। रेशेदार फसलें, कपास, जूट, सन, इससे रेशा मिलता है। ये दोस्तों कपास की फसल है। यहाँ पर कपास, जूट, सन दोस्तों एक प्रकार की रेशेदार फसल है। एक रेशम, प्राकृतिक रेशम जो कीड़े से प्राप्त की जाती है दोस्तों, कोकुन से। रेशम कीड़े के कोकुन से प्राप्त की जाती है रेशम। और दोस्तों सन याद रखेंगे, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। भारत में मुख्य 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं। चलिए आगे चलते हैं। मलबरी के पेड़ होते हैं दोस्तों, उन पर क्या होते हैं? रेशम कीट पाले जाते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पेड़ पर रेशम कीट पाले जाते हैं? मलबरी के पेड़ों पर। उत्पादन के लिए कीड़ों को पाला जाता है। रेशम उत्पादक यानी दोस्तों सेरीकल्चर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, रेशम कृषि। आगे कपास दोस्तों, कपास को मूल स्थान माना जाता है भारत। एग्जाम में पूछा जा सकता है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा। वही दोस्तों, चीन नंबर 1, भारत दूसरा नंबर। हर एक चीज़ में अभी तक यही आया है, लेकिन एक चीज़ में तीसरा नंबर बता। आप कमेंट में बताएंगे कि भारत तीसरे नंबर पे किस में था, जिसमें कनाडा पहले नंबर पे था, दूसरा पे चीन था, तीसरा में भारत था। तो वो उत्पादन लिखेंगे किस में था, फसल का नाम। दक्कन के पठार को सुस्तर पागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यानी दोस्तों दक्कन के पठार हैं, वहाँ पर कपास अधिक मात्रा में उगाई जाती है, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कपास को कितने दिन पाला रहित चाहिए? दोस्तों कितने चाहिए? 210 दिन। ये खरीफ की फसल है। अच्छी धूप चाहिए दोस्तों, जिस टाइम में इसके टिंडे पाटना खिला है यहाँ। आगे है महाराष्ट्र पकने में 6 से 8 महीने का समय लेती है। महाराष्ट्र नंबर 1 है, सेकंड गुजरात है, बाकी सभी में उगाई जाती है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है, इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों जूट कैसी फसल है? रेशे की फसल है।
कैसे प्रदेशों में उगाई जाती है? जो शुष्क प्रदेश हैं उसके लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है। हर वर्ष जब अच्छी मिट्टी चाहिए जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है, नई मिट्टी जमा हो जाती है, वहाँ पर उगाई जाती है जूट। आगे पश्चिम बंगाल प्रमुख उत्पादक हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 बिहार। जूट से क्या क्या बनाए जाते हैं? बोरियां, चटाई, रस्सू, तंतुएं, गलीचे बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे है पहली पंचवर्षीय योजना कृषि सुधार पर आधारित थी। आपसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, कौन सा दोस्तों? किसान क्रेडिट कार्ड बीमा दुर्घटना योजना शुरू की है। किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा दुर्घटना योजना किसने लागू की है? भारत सरकार ने लागू की है। किसके लिए? किसानों के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा के प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न लगभग बन ही जाता है। भूदान, ग्राम दान। देख लीजिए, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्हें उनके सत्याग्रह में सत्यनिष्ठा सत्याग्रही की तरह भाग लिया। दोस्तों किस दो विनोबा भावे थे, किसके अनुयायी थे? गांधी के। दोस्तों गांधी ने इसको अपना आध्यात्मिक शिष्य घोषित किया था, उत्तराधिकारी। अपना गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसे किया था? विनोबा भावे को। गांधी जी की ग्राम स्वराज्य अवधारणा के इनकी गहरी आस्था थी। किसकी? विनोबा भावे की। गांधी जी के मरने के बाद 230 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गोली मार दी, नाथूराम गोडसे ने शहीद हो गए थे। शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की यात्रा की। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश गए, आंध्र प्रदेश का गांव कौन सा था? पोचमपल्ली। यहाँ पर दोस्तों कुछ भूमिहीन गरीब लोग आए इसके पास। वो बोले, महाराज हमको वो कुछ जमीन दे दो। इसने एक कहा, इसने आश्वासन दिया कि भाई तब ना जमीन दिलवाने का पूरा काम करूंगा मैं, भारत सरकार के सामने तेरा मुद्दा उठाऊंगा। फिर आगे क्या बात हुई देख लीजिए। अचानक एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति उठा और उसने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि दान कर दी। सबको एक एकड़ भूमि दे दी सबको, 80 भूमिहीन ग्रामीण लोगों को। इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी दोस्तों? आंध्र प्रदेश के किस गांव से हुई थी? देख लीजिए, आप कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। किसने शुरू की थी? रामचंद्र रेड्डी ने। यानी रेड्डी हो गया था क्या देने के लिए? 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना विचार फैलाया पूरे भारत में। तो दोस्तों जमींदारों ने अपने गाँव किसको दे दिए? गाँव के गाँव भूमिहीन किसानों को दे दिए। तो दोस्तों इसे ग्राम दान आंदोलन बोला जाता है, जब जमींदारों ने अपने पूरे गाँव किसको दे दिए? आम लोगों को दे दी। उनकी सारी की सारी जमीन आम लोगों को दे दी। तो दोस्तों जमींदारों से कौन सा शुरू हुआ? ग्राम दान। भूमि दान अलग है, ग्राम दान अलग है। दोस्तों दोनों को ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में कौन सा प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, रक्तहीन क्रांति कहा जाता है किसे? भूदान आंदोलन को। किसने शुरू किया था? ये विनोबा भावे ने। आगे है कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार उत्पादन में योगदान। भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। फ्रेंड्स 2021 में कोरोना फैला था। कोरोना फैला दोस्तों, सारी अर्थव्यवस्था गिर गई भारत की। जितने उद्योग तो सारे बंद हो गए, लेकिन दोस्तों एक कृषि ने भारत को बचा लिया था। इस समय भी भारत की जो ग्रोथ रेट थी दोस्तों 2.4 रखी। किसने? कृषि ने। बाकी सबकी माइनस चली गई थी, लेकिन कृषि की प्लस 2.4 में थी। यानी दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था है जो उसकी रीढ़ की हड्डी है कृषि। यदि एक साल वर्षा न हो तो दोस्तों फसल नहीं होगी, तो फसल नहीं हो तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप कुछ आंकड़े याद रखना चाहो तो ये आंकड़े याद रख सकते हैं कि भाई कृषि का उत्पादन 2014-15 में माइनस था। फिर उद्योगों का कितना है देख लीजिए फ्रेंड्स, 2014-15 की बात सही है। आगे चलते हैं
फ्रेंड्स देख लीजिए आपके कितनी बचत होगी पेजों की। आगे है ब्रिटेन में जिस टाइम भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश व्यापारी आड़ा भारत में व्यापार करने के लिए कपास का दोस्तों कपास कड़ा ले गए, मानचेस्टर लिवरपूल में ले गए। भारत के कपास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया, मानचेस्टर लिवरपूल ब्रिटेन में। सूती वस्त्र भारत में पैदा होने वाले कपास उत्तम की चली गई वहां पर, तो भारत के उद्योग सारे गिर गए। आपने 1917 बिहार चंपारण आंदोलन के बारे में सुना होगा, जहां पर गांधी सबसे पहला आए थे। बिहार चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। किसानों पर नील की खेती करने का दबाव। फ्रेंड्स क्या हुआ चंपारण बिहार में जब खेती की जाती थी लोगों द्वारा, उसमें ये कहा गया कि आप नील की खेती करें। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और खाद्यान्न फसल न उगाएं। दोस्तों लोग भूखे मरने लग गए थे, तो लोगों ने हड़ताल कर दी, भाई हम तो भूखे मरा, हाँ हम नील न के खावा। लेकिन अंग्रेजा ने नील की जरूरत थी। नील ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता था। अनाज उगाने से मना दे। फ्रेंड्स भाई बात बताई थी मैंने पहले ही, भाई अनाज उगाने से मना कर दिया था। भाई अनाज नहीं उगाओगे तो हम भूखे मरने लग गए, लोगों ने नील न के खावा। फिर दोस्तों आंदोलन कराया था, फिर गांधी ने साथ दिया था, फिर उड़ जाएगा समझौता ठीक हुआ था। यूँ दोस्तों एक यह बात याद रखियो, भारत ने 1990 91 में 90 ऑप्शन में 91 मिले आपको ऑप्शन में क्या अपनाई थी? वैश्वीकरण अपनाया था। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। यानी 83 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि करते हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर आओ। दोस्तों आप 83 ने 25 तक भाग देकर देख लो दोस्तों, लगभग आधा एकड़ बंडा हुआ सबका है, ठीक है नहीं, एक व्यक्ति का है। आगे है दोस्तों इस चैप्टर के यानी ऑप्शनल टाइप प्रश्न दिए दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो प्रश्न बन सकते हैं बिना ऑप्शन चेंज किए। दोस्तों यहीं से उठाए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली दर्शाता है कि एक लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? दोस्तों कौन सी है? बागवानी? बिल्कुल नहीं। गहन कृषि? तो दोस्तों गहन कृषि तो बहुत कम भूमि पर की जाती है, जहां पर बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं। रोपण कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि आपको पता है दोस्तों, लंबा चौड़ा नहीं दोस्तों, बहुत थोड़ा क्षेत्र में की जाती है, फिर उसको छोड़ के आगे चला जाता है। इसका आंसर रोपण कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? फ्रेंड्स चावल गर्मियों में उगाई जाता है, चना दोस्तों गेहूं के साथ, कपास चावल साथ में उगाए जाते हैं। मोटे अनाज हमने देखे थे कि मोटे अनाज गर्मियों में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या हुई रबी की फसल? चना। दोस्तों फलीदार फसलें हमने देखी थी, फलीदार कौन सी थी? सभी दालें फलीदार में आती हैं। मोटे अनाज फलीदार में नहीं आते हैं। तिल दोस्तों फलीदार में नहीं आते, तिलहन में आते हैं। जवार तिल दोस्तों तिलहन में आते हैं। केवल जवार दोस्तों मोटे में आ सकती है, लेकिन दोस्तों दालें क्या है? फलीदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, भारत माता की जय।